हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और घटनाचक्र भारतीय इतिहास फॉर यूपीएससी बीसीएस एग्जाम्स का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम बहुत सारे लेसन करवा रहे हैं। और सब्जेक्ट तो सारे सब्जेक्ट ही करवाए जा रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जो भी है साइंस, सब कुछ। तो घटनाचक्र भारतीय इतिहास में मध्यकाल से स्टार्ट हो चुका है, मतलब मेडिवल हिस्ट्री आपकी चल रही है, जिसमें हमने एक मतलब संगम, मतलब क्या मुगल काल के बारे में कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इससे आपको थ्योरी कराया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया जाएगा वन बाय वन। तो बहुत कंप्लीट सीरीज है ये। इसको देखने के बाद आपको बहुत पता चलेगा कि यूपीपीसीएस किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में होंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज खिलजी वंश। तो इसके पहले जो भी आपने पढ़ा उसको रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन के कोई फायदा नहीं है। तो रिवीजन करिए, क्वेश्चन करिए। चलिए खिलजी वंश को करते हैं आज। तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की। इसने अपना राज्याभिषेक 1290 में कैकुबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलो खरी, मतलब किलो गढ़ी के महल में करवाया था। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसने उदार निरंकुशता के आदर्श को अपने सामने रखा। जलालुद्दीन जब जब दिल्ली का सुल्तान बना, तब उसने अलाउद्दीन को अमीर तुजूक का पद दिया तथा अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया। मलिक चज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मणिकपुर की सूबेदारी प्राप्त हुई। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसने अपने आप को यमीन उल खिलाफत नासरी और अमीर उल मोमिनीन बताया। वह उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। उसने सिक्कों पर मतलब उसे अंकित करवाया। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत में है। पद्मावत मूवी भी अगर आपने देखी होगी तो स्टोरी आपको समझ में आई होगी। अलाउद्दीन के शासन काल के प्रारंभ में कुछ विद्रोह हुए। इन विद्रोह के कारणों पर विचार करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। पहले अध्यादेश के द्वारा उपहार, पेंशन, दान में प्राप्त भूमि आदि व्यक्तियों से वापस ले ली गई तथा सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेने का आदेश दिया गया। और दूसरे अध्यादेश के अनुसार गुप्तचर विभाग का संगठन किया। तीसरे अध्यादेश के अनुसार मादक द्रव्यों का प्रयोग तथा जुआ खेलने पर रोक लगा दी गई। चौथे अध्यादेश द्वारा सरदारों एवं अमीरों की दावतों वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अलाउद्दीन के आक्रमणों के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के समय मतलब सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलूचपुर की आय भेजने का वायदा किया था। परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर लिया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार किया तथा उसे राय रायन की उपाधि दी। 6 माह पश्चात उसे 1 सलाख सोने की टंका और नवसारी का जिला देकर उसके राज्य वापस भेज दिया गया। 1312 में मलिक कफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध एक अभियान का नेतृत्व किया था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना प्रारंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवाने मुफ्त खराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारी एवं मतलब खुफ्त मुकद्दम एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया। उसने सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। उसकी भूमि पर
पर से कर लिया जाने लगा, मतलब उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुद जमींदार और बलहार में कोई अंतर नहीं रहा, मतलब सबसे कर लिया जाने लगा। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिलकर राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इरादतन, पेंशन तथा वक्फ मतलब धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि थी आदि के रूप में मिली थी। फलतः खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय और राजस्व निश्चित किया था। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण का या मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मतलब मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। बरनी इस बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताते हैं। और सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वाधिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, सार्वजनिक मतलब पीडीएस। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो नवीन कर थे, घरी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता तथा चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एक मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय सिर मुगल के नेतृत्व मतलब 1325 मंगोल सेना ने सिंधु को अवश्य पार किया था। केवल लेकिन समाना के सूबेदार मलिक सादी ने उन्हें हरा दिया और मुबारक खिलजी के स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा उल इमाम, खिलाफत उल लह आदि उपाधियां धारण की, जिसके बाद वह सर्वथा अयोग्य था। मतलब ये उपाधियां तो धारण कर ली लेकिन उसके योग्य नहीं था वो। नसरुद्दीन खुसरवसा जो थे 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा पैगंबर का सेनापति की उपाधि ग्रहण की। इसके विरोधी ने इसे इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है का नारा दिया। अब प्रश्न करते हैं, कौन सा सुल्तान नए धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा उसे? तो वो था अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों को अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही नवीन धर्म चलाने की भी। और दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो वह की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो वो हुई थी जफर खां की। रानी पद्मावती, रानी पद्मावती, ओ शिट, सॉरी, एक मिनट में इसको सही कर दे रही हूँ। बने रही वीडियो के साथ। ओके, स्टार्ट करते हैं अब आगे का। थोड़ा हैंगिंग प्रॉब्लम हो जाता है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम? तो वो राणा रतन सिंह है। पद्मावत मूवी में देखा होगा आपने। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे या दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था? तो इसमें जो है ए सही है और आर गलत है, क्योंकि ये दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, ये गलत है। ठीक है, अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। जो 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया था, परंतु 1305 और 1306 में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेज दी और राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ये मिलान करना है, ये मिलान करते हैं हम। तो रणथंभौर कहाँ पे? रणथंभौर हमीरदेव। और चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ पे राणा रतन सिंह और देवगिरी पे राजा राय रामचंद्र और गुजरात पर कर्णदेव। तो याद कर लीजिए, ये रट लीजिए, क्योंकि रणथंभौर हमीरपुर, चित्तौड़ राजा रतन सिंह, देवगिरी राजा राय रामचंद्र, गुजरात कर्णदेव। चलिए, देव मानचित्र दिया है। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण कर अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो इस मार्ग का कौन किया था अभियानों का निर्दिष्ट अनुसरण? तो ये किया था मलिक काफूर ने। मतलब सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण विजय के दौरान किया था। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो वह हुई अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में।
किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन में 50% तक कर को कर दिया था? तो वो कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक दोनों ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर के रूप में सुनिश्चित किया और अलाउद्दीन खिलजी के भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान कर और चराई कर लगाए थे। उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब में भूमि का 50% कर दिया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक की राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया, वो कौन कौन थे? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी संबंधित है। उसने कृषि जमीनों को पैमाइश के बाद जमीनी की मालगुजारी की वसूली की। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकार को समाप्त कर दिया। तो ये जो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। उसने लगान व्यवस्था पूरी तरह सल्तनत में लागू नहीं किया था, बल्कि 1-3 सही है, क्योंकि उसने विशेषाधिकार मैक्सिमम खत्म ही कर दिए थे। तो सी ऑप्शन सही है। और अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। वो दिल्ली में अपने राज्य भवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो जो है आर तो पहले ही गलत है, ऐसा कोई बात ही नहीं था। और ए सही है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू करना चाहता था। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो बाजार सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। तो बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या किया? बहुत सफलता प्राप्त की। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो वह अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो वह की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? सेम अलाउद्दीन खिलजी। और 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो वह थी रावी। तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु विशेष सेना नियुक्त की थी? तो वो थी अलाउद्दीन खिलजी। 2021 RO-11 में क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये भी देख लेते हैं। देवगिरी शंकर देव और वारंगल रामचंद्र देव, तो ये गलत है। और राम ठीक है। और अगला क्या है? होयसल, वीर बल्लाल और मदुराई सब सही है। दूसरा गलत है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव था, और रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंकरदेव शासक बना। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था। वह शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। शेष अन्य विकल्प सही सुमेलित है, मतलब ये गलत है। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया कर दिया था? तो मुबारक खिलजी ने। तो अगला क्या है? तुगलक वंश। चलिए तुगलक वंश भी करते हैं। तो अलाउद्दीन अलाउद्दीन के सेनापति में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। उसकी माता हिंदू जाट महिला थी तथा पिता एक करौना करौना तुर्क था। वह बलबन का दास था ये। और गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में महत्वपूर्ण अभियानों के अध्यक्ष था तथा उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बना। इसका नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। गयासुद्दीन तुगलक के समय में लगान किसानों से पहले ही तरह पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग वसूल किया जाने लगा। आवश्यकता अनुसार अकाल की स्थिति में भूमि कर को माफ कर दिया गया। राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्सा न देकर कर मुक्त जागीरें दी गई। गयासुद्दीन तुगलक के समय नस्ल एवं बटाई की प्रथा प्रचलन में रही। अलाउद्दीन के समय से ही कठोर दंड व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा परंतु कर न देने वाले, सरकारी धन की बेईमानी करने वालों और चोरों को कठोर दंड दिए गए। बर्नी के अनुसार तुगलक शाह के अन्याय को भेड़िए को भी इस बात का साहस नहीं होता था कि वह किसी भेड़ की ओर देखे।
दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325-1351 सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोलशास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए नए विभाग दीवाने अमीर एक कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्येक सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था और 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार के लिए और फसल चक्र के अनुरूप हेर-फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। मोहम्मद तुगलक के प्रयोग में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली दौलताबाद। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली और नागरिक असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे। इसलिए उन्हें दंड देने के लिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। डॉक्टर के 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 ए निजामी के अनुसार सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतबाबाद रखा और मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद। देवगिरी को कुबत उल इस्लाम भी कहा गया। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह मतलब सुल्तान ईश्वर की छाया है, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि वाक्य अंकित करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी 16 सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दीनार की संज्ञा दी गई और बरनी मोहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं को विशेष रूप से उल्लेख करता है। दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी की राजधानी बनाना और तीसरा है सांकेतिक मुद्रा जारी करना और चौथा है खुरासन पर आक्रमण और पांचवा है कारचिल की और अभियान। इब्न बतूता मतलब 1333 से 1347 मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल मतलब 1325-51 में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में 1342 में सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। इब्न बतूता ने किताब उल रेहला नामक पुस्तक लिखी, अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। दिल्ली के सुल्तान ने मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था, जिसके कारण बर्नी ने उसकी कटु आलोचना की और इससे व्यक्तियों को छिछोरा, माली, जुलाहा, नाई, नसोइया आदि कहा। 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूनी ने लिखा, सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ कार्य किए। नियुक्ति के लिए दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसके बेकारी बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। और फिरोज शाह तुगलक जो संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर और संपत्ति दान करता था, उसने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसने कुशल हकीम रखे। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उसकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया गया था। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी और कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके दरबार द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद प्रमुख थे। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने 40 मस्जिद, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराय और 200 नगर और 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक स्नानगृह और 10 स्तंभ और 150 पुलों का निर्माण कराया था। और अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने इकदला का नया नाम आजादपुर तथा पंडुआ का नाम फिरोजाबाद रखा। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी साहना था। प्रत्येक शहर भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवाने विजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जाता था। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। प्रथम नहर 150 मील लंबी थी जो यमुना नदी का पानी हिसार तक ले जाती थी और दूसरी थी 96 मील लंबी थी जो सतलज से घाघरा तक जाती थी और तीसरी सिरमौर की पहाड़ियों से निकलकर हांसी तक जाती थी और चौथी घाघरा से फिरोजाबाद तक जाती थी। पांचवी यमुना नदी से फिरोजाबाद तक जाती थी। फिरोज तुगलक ने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं खुदवाए। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर 50 बांधों और 30 झीलों अथवा जल को संग्रह करने के लिए तालाबों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक
ये सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई की शाही नहरों का प्रयोग में लाता था। पैदावार 110 भाग सरकार को देना मतलब कर लगाता था, सरकार को देना पड़ता था। ब्राह्मणों पर जजिये कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखे गए थे। उल्लेखनीय कि उस समय तक मतलब ब्राह्मण कर मुक्त थे, लेकिन जजिये कर लगाया गया बाद में। और फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फसल के बाग लगवाए, फलों के बाग लगाए, और उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय भी किए। फिरोज शाह तुगलक अशोक के दो स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा अंबाला जिले में दिल्ली लाया गया था, और टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बाड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कास के शिकार दया आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया था। दिल्ली के एक सुल्तान फिरोज तुगलक ने इसे उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। उसने हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों के एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी कराया था। तो काफी बड़ा एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर जौनपुर का भी निर्माण उसने कराया था। और नसरुद्दीन मोहम्मद जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था, इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वो पंजाब का सूबेदार खिजर खान स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिर उसके एक नुसरत शाह ने नसरुद्दीन को चुनौती दी। ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसमें थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए पूरा पढ़ रहे हूँ। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो वह था गाजी मलिक। आगे है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो वो तुगलक का था। कृषि को समन्वय करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ 13वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है गैसुद्दीन तुगलक को। और किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? तो वो किया था तुगलक ने। कब से कब तक? 1200 से 1290 तक। कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वह था मोहम्मद बिन तुगलक। और अमीरे को ही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो वह शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने कोही किसने संबंधित है? तो वो भी मोहम्मद तुगलक से। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था कहाँ पर? दौलताबाद ले गया था। ये बार क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के हस्तांतरण का आदेश किसने दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वाधिक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और निम्नलिखित में से कौन सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक, तो वही सेम क्वेश्चन। और जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए लिया कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। और मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहा गया। और मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो आर जो है गलत है और ए सही है, तो ऑप्शन सी है। आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल हुई, सिद्ध हुई, और मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन उस उचित नियंत्रण पर नहीं था। तो कथन कारण दोनों ही सही है, क्योंकि मुद्रा जो उसकी निर्णय बनी थी, तो काफी उसके नकली मुद्राएं भी बनाई गई, जिसकी वजह से उसका ये जो मुद्रा योजना थी वह असफल रह गई। तो बर्नी की मोहम्मद बिन तो ये ठीक है, पढ़ लीजिए आप। मोर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया, भारत आया था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 से 47। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो वह था मोरक्को का। और इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया? तो ये किया था इब्न बतूता ने। तो कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यसूफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया एवं दफन किया गया, वह कौन थे? वह थे नालंदा में, मतलब गया है कहाँ पे? नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यसूफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ पे? नालंदा में। तो होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा कि राजा को प्रजा से और प्रजा को उन राजा से मुक्ति मिल गई? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद।
ठीक है। इतिहासकार बदायूंनी ने किसकी मृत्यु पर कहा कि सेम क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? वो दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। बेरोजगारी के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बेरोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो यह की थी फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और उसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था, वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक मुगल थे? तो वह थे फिरोज तुगलक में। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था, ये सही है। और ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक आर्य विभाग की स्थापना की थी, तो ये गलत है। बलबन ने अपनी सेनाओं के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी, ये भी गलत है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था। कब? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर उसका चाचा नहीं बैठा था, बल्कि उसका भाई बैठा था। यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, इसको पढ़ लीजिए। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वो कौन था? वो फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया? तो सेम फिरोज शाह तुगलक। हक के सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ये फिरोज शाह तुगलक ही था। और दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? ये फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। और टोपरा तथा मेरठ में 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो ये लाया था फिरोज शाह तुगलक। और दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ की दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली के सुल्तान ने इस उद्देश्य के एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसने दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, तो फिरोज शाह तुगलक ने। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो यह था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो वह था एक खैराती अस्पताल। तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो वह था नासिर उद दीन महमूद। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने तुगलक साथ नसरुद्दीन मोहम्मद के काल में किया था। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। तो तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत में आक्रमण किया था? 1398 में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो वो हुआ था सैयद वंश का। तैमूर का आक्रमण 1398 में दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश दोनों ही नष्ट कर दिया था। और 1412 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना और परंतु उसे खिद्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली थी। तो निम्नलिखित में से कालानुक्रम पर लगाना है, तो रुकनुद्दीन जो था 1236 में था, और मुबारक खां जो था वो 1316 से 1320 में था, और फिरोज शाह तुगलक जो था 1351 से 88 में था, और आलम शाह जो था 1445 1491 में। तो जो ऑप्शन होगा 1 2 3 ये सीरियल वाइज सही है। तो ठीक है, कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लोधी वंश के साथ। तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए बाय बाय।